फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था जो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था उसके बारे में। और देखा था कि किस तरह से 1782 ईस्वी के अंदर अंग्रेज और मराठाओं के बीच में एक संधि हो गई थी, जिसको कि हम सालबाई की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि जो अंग्रेज और मराठा है इनके बीच में 20 वर्ष के लिए शांति व्याप्त हो गई थी। और ये संधि करने का देखिए एक अन्य कारण भी था अंग्रेजों का, कि इस समय काल के अंदर क्या था कि जो अंग्रेज हैं वो मैसूर के साथ युद्ध करने में व्यस्त थे। अगर अंग्रेज एक साथ इन दोनों शक्तियों से यानी कि मराठा और मैसूर से उलझते तो परिणाम जो है वो अंग्रेजों के लिए काफ़ी बुरा हो सकता था, अंग्रेज इसमें पराजित हो सकते थे। तो इसी के चलते ही अंग्रेजों ने कूटनीति से क्या किया था, मराठाओं के साथ 1782 में सालबाई की संधि कर ली थी। और जो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था उस पर विराम लगा दिया था कुछ समय के लिए। तो देखिए जो अगला युद्ध है जो कि द्वितीय युद्ध है वो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में होना संभावित था, अवश्य संभावित था। अंग्रेज चाहते ही यही थे, है ना, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या था कि ये युद्ध होना तय था भविष्य के अंदर। इसके चाहे परिणाम कुछ भी रहे हों, लेकिन इसका जो मेन जो उद्देश्य था अंग्रेजों का ये युद्ध लड़ने के पीछे वो क्या था, अपनी साम्राज्यवादी नीति की वजह से ये युद्ध किया था। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसमें हम पढ़ेंगे जो दूसरा और तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से देखेंगे। और ये 3 ही युद्ध हुए थे अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। तो इसको हम पूरा इस टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। वैसे देखिए जो मराठा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत का टॉपिक है। इसके अंदर हम पूरा मराठाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो कभी अन्य क्लास जब होगी मध्यकालीन भारत के बारे में तो उसके अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। अभी इसके अंदर हम आधुनिक भारत के अंदर केवल यही देखते हैं कि जो मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष था, ठीक है, तो उसके बारे में सिर्फ पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बैकग्राउंड के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये युद्ध हुआ था, ये दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध है, इसका जो समय काल है देखिए वो 1803 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक ये चला था, 3 साल तक चला था। तो इससे पहले क्या हुआ था, 1782 ईस्वी के अंदर अंग्रेज और मराठाओं के बीच में क्या हो गई थी, सालबाई की संधि हो गई थी और 20 वर्ष तक क्या हुआ था, शांति स्थापित हो गई थी। तो देखिए 1882 के बाद में क्या हुआ, तो ये यहाँ पर आपको मैं मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये देखिए आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी के अंदर। और वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध था। और बक्सर के युद्ध से क्या हुआ था कि जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर जो अंग्रेज है उनका प्रभुत्व कायम हो गया था। उसके बाद देखिए जब प्रथम अगर हम इसकी बात करें मराठा युद्ध की, मराठा और अंग्रेजों के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था अगर उसके समय काल की बात करें तो 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो ये मराठा क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए एक युद्ध यहाँ पर हो चुका है। अगर हम बात करें दूसरे मराठा युद्ध की जो कि कब प्रारंभ होने वाला है 1803 में, तो हम उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाह रहे हैं कि 1803 के समय काल तक यानी कि 1782 से लेकर 1703 के समय काल तक यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर मराठाओं के साथ में अंग्रेजों का एक युद्ध यहाँ पर हो चुका है और सालबाई की संधि के द्वारा अब यहाँ पर शांति बनी हुई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मैसूर का क्षेत्र है यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े हैं। और उसी के अंतर्गत ही 1799 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो शासक था टीपू सुल्तान, उसकी युद्ध में मृत्यु हो गई। और उसके बाद देखिए जो सहायक संधि है उसके द्वारा क्या किया गया कि जो मैसूर का क्षेत्र है इसको शामिल कर लिया अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर है हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद के जो निजाम हैं उनके साथ भी अंग्रेजों ने जो सहायक संधि है वो कर ली है, 1798 में हुई है इसके साथ, हैदराबाद के साथ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देखिए जो बंगाल का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा ये हैदराबाद का क्षेत्र है, नीचे मैसूर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य कायम हो चुका है। उसके अलावा देखिए अगर बात करें अवध की, तो यहाँ पर अवध है। तो अवध के बारे में आप सब लोगों को पता है कि बक्सर के युद्ध में क्या है कि जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, उसने
मीर कासिम का साथ दिया था। और बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो ये अवध है, यहाँ भी इलाहाबाद की संधि कर ली गई है और यहाँ भी अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से राज जो है वो कायम है। तो यहाँ तक भी उनका राज कायम है। उसके बाद देखिए यही क्षेत्र बचता है मराठाओं का। अब जो अंग्रेजों की नज़र है वो इसी क्षेत्र के ऊपर है, ठीक है। जो ये मराठा क्षेत्र है इसी को ये जीतना चाहते हैं अंग्रेज। तो ये हो गया। तो देखिए उस समय काल के अंदर जो स्थिति है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये जो येलो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये किसका है? ये मराठाओं का क्षेत्र है। उसके अलावा राजस्थान में यहाँ राजपूत हो गए। ऊपर पंजाब की बात करें तो सिख है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर रोहिला है और यहाँ उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अवध हो गया। तो ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही शासित हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। जो बंगाल का क्षेत्र यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेजों का राज है। और जो हैदराबाद है यहाँ पर जो निज़ाम है वो केवल नाम मात्र का है। सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने ये क्षेत्र भी अपने कब्जे में ले लिया है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ तो आपको मैसूर क्षेत्र दिखाई देगा, वो भी 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। तो ये पोजीशन है द्वितीय जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था उसके प्रारंभ तक, यानी कि 1803 ईस्वी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए अगर समय काल की बात करें, जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध है इसका समय काल जो रहा था वो 1803 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा था। लगभग 3 वर्ष तक ये युद्ध चला था। तो देखिए किस प्रकार से इसका बैकग्राउंड बना, युद्ध का क्या क्या पृष्ठभूमि रही। तो 1795 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि जो मराठाओं का जो प्रमुख सरदार था जिसका कि नाम क्या था, महादजी सिंधिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो महादजी सिंधिया है और नाना फडणवीस है, इन्होंने क्या किया था कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बार भाई परिषद की स्थापना की थी जिसके अंदर की 12 सदस्य होते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे कि जो पेशवा है उसको प्रशासन चलाने में सहयोग प्राप्त किया करते थे। और दोनों ही देखिए बहुत ही उच्च कोटि के क्या थे, सरदार थे और उनको प्रशासन चलाने का पूरा पूरा अनुभव था। तो 1795 ईस्वी में क्या हुआ कि जो महादजी सिंधिया है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी समय काल के अंदर ही देखिए 1796 ईस्वी में क्या हुआ कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो पेशवा था उस समय काल के अंदर वो कौन था, माधव राव सेकंड था। तो 1796 ईस्वी में जो माधव राव सेकंड है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद जो अगला पेशवा बना था मराठाओं के अंदर उसका क्या नाम था, बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड अब यहाँ पर नया पेशवा बन चुका है। और बाजीराव सेकंड के बारे में आप एक बात ये ध्यान रखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य है उसके अंदर जो अंतिम पेशवा था वो कौन था, बाजीराव सेकंड ही था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मराठाओं के अंदर जो अंतिम पेशवा था उसका क्या नाम था, तो वो बाजीराव था, ठीक है। अंग्रेजों ने लास्ट में पराजित करके तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के अंदर क्या किया था 1818 के अंदर कि ये जो पेशवा पद है इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से जो बाजीराव सेकंड है वो क्या था, अंतिम पेशवा था। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1796 ईस्वी के अंदर ये बना था पेशवा। उसके बाद देखिए 1818 ईस्वी तक ये क्या रहा, पेशवा रहा था। तो ये याद रखना आपको। और अगर देखिए बाजीराव सेकंड के बारे में एक अन्य बात करें तो ये रघुनाथ राव का क्या था, पुत्र था। रघुनाथ राव के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध था देखिए उसका कहीं ना कहीं कारण क्या था, रघुनाथ राव ही था। रघुनाथ राव जो खुद पेशवा बनना चाहता था उसने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। तो उसी का ही नतीजा क्या निकला था, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध निकला था। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो रघुनाथ राव का पुत्र है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, बाजीराव सेकंड, ये भी कुछ ऐसा ही करेगा, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाएगा और उसी का परिणाम क्या होगा, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध। तो पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1796 में बाजीराव सेकंड पेशवा बन गया। उसके बाद 1800 ईस्वी के अंदर जो नाना फडणवीस है उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको बताया कि ये क्या थे, मराठा साम्राज्य के उस समय काल के अंदर मुख्य स्तंभ हुआ करते थे, प्रशासन चलाने में बेहद ही दक्ष थे ये नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। अब इन दोनों की मृत्यु हो गई तो बाजीराव सेकंड जो है वो प्रशासन चलाने में इतना संपूर्ण परिपूर्ण नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई प्रशासन के अंदर अनैतिक कार्य होने लगे,
बाजीराव सेकंड जो था वो मनमाने तरीके से प्रशासन चलाने लगा और अपनी मनमानी करने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए जो मराठा साम्राज्य था, तो मराठा साम्राज्य था उसको देखिए मराठा महासंघ भी कहा जाता है। इसमें क्या था कि अनेक सरदारों का ये समूह हुआ करता था। तो देखिए तो ये क्या हुआ है, जब ये मनमानी करने लगा बाजीराव सेकंड, तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो पूरा मराठा साम्राज्य है, मराठा महासंघ है, ये विभक्त हो गया। इसके अंदर जो जो भी सरदार थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी अलग अलग, उन्होंने क्या किया, स्वायत्त होना प्रारंभ कर दिया। कोई भी इस बाजीराव सेकंड के अंडर में रहकर काम करने के लिए खुश नहीं था, तो सबने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो देखिए ये जो मराठा साम्राज्य है वो किन भागों के अंदर विभक्त हो गया था, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नतीजा क्यों हुआ था, ये बाजीराव सेकंड की खराब नीतियों की वजह से। तो देखिए क्या किस प्रकार से विभाजन हुआ कि जो पुणे का क्षेत्र है वहाँ पर कौन थे, अब पेशवा रह गए। पेशवा यानी कि बाजीराव सेकंड का राज है। उसके अलावा देखिए जो ग्वालियर का क्षेत्र है वहाँ पर कौन शासन है, अभी किसका शासन चल रहा है, सिंधिया। ये सिंधिया यानी कि अलग हो गए हैं ये मराठा महासंघ से। उसके अलावा जो नागपुर का क्षेत्र है वहाँ से ये भोसले, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके अलावा जो इंदौर है यहाँ पर कौन थे सरदार, होलकर सरदार थे, तो उन्होंने भी अपने आप को अलग घोषित कर दिया मराठा महासंघ से। उसके अलावा बड़ौदा जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर कौन है, गायकवाड़ है, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन ये जो बड़ौदा के गायकवाड़ हैं ये क्या रहे, अलग थलग ही रहे। इन्होंने किसी भी प्रकार का एक दूसरे की शक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ये अलग से रहे। तो इनकी किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति नहीं थी अन्य सरदारों के साथ, तो इनको अलग से रखा गया, अलग से रखा गया है। उसके बाद देखिए ये आपको याद रखने हैं, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और पुणे में कौन है, पेशवा बाजीराव, पेशवा का पद है वहाँ पर। तो इसके बाद देखिए इनमें क्या हुआ आपस के अंदर कि अपने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर या भाई क्षेत्रीय विवाद, सीमा के विवाद के लिए एक दूसरों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक दूसरे ने क्या किया, एक दूसरों के साथ संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो ये संघर्ष चल ही रहा था कि संघर्ष के दौरान ये घटना हुई जो कि किस प्रकार थी, जो कि मराठा पेशवा इस समय के अंदर पुणे के अंदर, जिसका कि क्या नाम है, बाजीराव सेकंड है। तो बाजीराव सेकंड ने क्या किया, सिंधिया इस समय जो सरदार है उसका नाम है दौलत राव। तो बाजीराव सेकंड ने दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर क्या किया कि जो होलकर है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जसवंत होलकर है इस समय, ठीक है, जसवंत होलकर कौन है, होलकर का सरदार है। तो जब ये आक्रमण वहाँ पर किया गया तो जसवंत होलकर का जो भाई है उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए होलकर के भाई की हत्या हो गई, तो जसवंत होलकर जो है वो इससे काफ़ी गुस्से में आ गया। तो जसवंत होलकर ने क्या किया कि दोबारा से उसने पुणे पर आक्रमण किया। अब पुणे पर आक्रमण कौन करता है, जसवंत होलकर। तो उसने क्या किया कि बाजीराव को वहाँ पर पराजित कर दिया और पुणे पर अपना कब्जा जमा लिया। किसने जमा लिया, जसवंत होलकर ने। तो बाजीराव सेकंड क्या है कि वहाँ से भाग जाता है पुणे से, और कहाँ चला जाता है, उसने अंग्रेजों की शरण ली। तो बाजीराव जो है वो कहाँ पहुँच गया, अंग्रेजों के पास पहुँच गया और उसने अंग्रेजों से अपना हाथ मिला लिया। तो अंग्रेजों ने देखिए उसका सहयोग करने के बदले उससे क्या की, एक बसीन की संधि की। ठीक है, बसीन की संधि किस किस के बीच में हुई, बाजीराव सेकंड और अंग्रेज के मध्य में हुई थी। तो इस संधि के अंदर देखिए क्या क्या शर्तें रखी गई। एक तो क्या था कि बाजीराव सेकंड ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि क्या है इसके बारे में आप याद रखेंगे कि देखिए भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल आया था जिसका कि क्या नाम था, लॉर्ड वेलेजली था। 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक उसने भारत के अंग्रेजी सत्ता को संभाला। तो उसी के शासनकाल में क्या था, उसने ये सहायक संधि लॉन्च की थी। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी राज्य ये सहायक संधि स्वीकार करेगा वो क्या करेगा, वहाँ पर उसको अपनी सेना नहीं रखनी है, वहाँ पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। और जो अंग्रेजी सेना का जो भी खर्चा है वो कौन देगा, संबंधित राज्य देगा जहाँ पर कि वो सेना रखी गई है। तो और इसके अलावा देखिए जो राज्य है वहाँ पर क्या किया जाएगा, दरबार के अंदर एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा जो कि क्या करेगा, वहाँ के जो भी विदेशी मामले होंगे और जो प्रशासनिक मामले होंगे वो देखा करेगा। तो ये होती थी सहायक संधि। तो बाजीराव सेकंड जब अंग्रेजों के पास गया तो अंग्रेजों ने उसका सहयोग देने के बदले में क्या किया, एक तो उससे सहायक संधि ज्वाइन करवा ली।
ठीक है। अब देखिए ये सहायक संधि पहले से ही चलती आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सहायक संधि है वो सबसे पहले किसके साथ लागू की गई थी, जो हैदराबाद के निजाम है उनके साथ की गई थी, 1798 ईस्वी के अंदर की गई थी। उसके बाद जो चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो मैसूर है उसके साथ भी अंग्रेजों ने सहायक संधि भी कर ली थी। इसके बाद देखिए जो अंग्रेज है उन्होंने मराठाओं को भी क्या किया होगा, सहायक संधि करने के लिए निमंत्रित किया होगा। लेकिन उस समय के अंदर ये देखिए जो दो नाम अभी मैंने आपको बताए थे, महादजी सिंधिया और जो नाना फडणवीस हो गए, ये क्या थे, शक्तिशाली सरदार थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी इसको अपनाने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, इन दोनों की तो मृत्यु हो गई। अब जो शासक है वो कौन है, बाजीराव सेकंड है। लेकिन पुणे पर यहाँ पर कब्जा हो गया है। अंदर जो मराठा महासंघ है इसके अंदर ही क्या है, कलेश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो इसी के चलते अंग्रेजों के पास गया, तो अंग्रेजों ने जाते ही सर्वप्रथम क्या करवाया, इससे जो सहायक संधि है अपनी वो स्वीकार करवा ली। ठीक है कि भाई ये स्वीकार करोगे सहायक संधि तभी क्या करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो सहायक संधि में मैंने आपको बताया कि क्या था, जो जो राजा है उसको क्या रखना होता था, अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। तो अंग्रेजी सैनिकों का वेतन देना, उनके भत्ते, उनका खाना पीना, ठीक है, उनका मेंटेनेंस वगैरह सब। तो ये करने के लिए क्या था, अंग्रेजों का खर्चा चाहिए था। 60,000 की सेना नियुक्त की गई थी बाजीराव सेकंड के लिए। तो इसके लिए जो बाजीराव सेकंड है उसने क्या किया कि जो सूरत और भड़ोच का क्षेत्र है गुजरात के अंदर, वो अंग्रेजों को देने का वादा किया कि ये दोनों क्षेत्र आप ले लो, यहाँ से जो भी राजस्व प्राप्त होगा या फिर जो भी अन्य कहीं से वहाँ से पैसा होगा तो उससे आप क्या करो भाई, अंग्रेजी सेना का मेंटेनेंस करो। तो इस प्रकार से बाजीराव सेकंड है और जो अंग्रेज है उसके बीच में ये संधि हो जाती है। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, जो ये सिंधिया है जिसने कि मिलकर बाजीराव के साथ क्या किया था, जसवंत होलकर के भाई की हत्या की थी। इसने देखा कि भाई इसने क्या किया, ये जो बाजीराव सेकंड है ये तो इसके साथ मिल गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया। तो जो सिंधिया है उसने होलकर को अपने साथ मिलाकर क्या किया, पुणे पर आक्रमण किया। अब पुणे के अंदर देखिए क्या है कि पुणे पर आक्रमण करने का क्या मतलब है कि बाजीराव सेकंड पर आक्रमण करना। और बाजीराव सेकंड ने किसके साथ सहायक संधि की है, अंग्रेजों के साथ। तो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों पर आक्रमण करना है इसका मतलब, अगर पुणे पर आक्रमण होता है तो पुणे पर आक्रमण किया गया। जब पुणे पर आक्रमण किया तो इसमें जो मराठा सरदार है वो पराजित हो जाते हैं। बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के द्वारा क्या है, ये जो मराठा सरदार है दोनों सिंधिया और होलकर, इनको पराजित कर दिया जाता है। जो ये लड़ाई हुई है जो अभी आपने पढ़ी है, सिंधिया प्लस होलकर और अंग्रेज दूसरी तरफ, तो इसको ही क्या कहा जाता है, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध इसको ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है घटनाओं का क्रम कि ये पहले ये घटना हुई थी तो 1 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर पे क्या हुआ कि होलकर ने यहाँ पर कब्जा किया पुणे पर, उसके बाद अंग्रेजों से मिला, उसके बाद यहाँ पर सहायक संधि होती है, उसके बाद क्या हुआ, सहायक संधि की शर्तें यहाँ पर दे दी और छठी घटना ये यहाँ पर लिख दी गई है। तो ये याद रखेंगे आप। सेकंड जो अंग्रेज मराठा युद्ध परिणाम क्या हुआ कि जो मराठा सरदार है वो पराजित हो गए। उसके बाद देखिए इनके अगर पराजित होने के कारणों की बात की जाए कि ये क्यों पराजित हो गए थे, तो ये देखिए एक तो इनके अंदर एकता नहीं थी। अभी अभी मैंने बताया कि जो मराठा महासंघ है वो क्या था, पूरी तरह से विभक्त हो चुका था। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करवा लिया था। जैसे नागपुर से भोसले, बड़ौदा से गायकवाड़, इंदौर से होलकर, ग्वालियर से सिंधा, ये सब क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे और एक दूसरों को ये पछाड़ने में ही लगे हुए थे। तो इस प्रकार से एकता में ही बल होता है, लेकिन अब इनमें क्या था, एकता नहीं रह गई थी। उसके अलावा देखिए क्या था कि बार बार ये छोटे मोटे युद्ध लड़ने से क्या हो रहा था, इनको आर्थिक और सैन्य रूप से भी काफ़ी हानि उठानी पड़ रही थी। तो भाई पैसे की दृष्टि से भी ये कमज़ोर हो चुके थे, इनके पास इतने साधन नहीं थे। उसके अलावा देखिए सैन्य रूप से भी ये कमज़ोर थे, सेना वगैरह भी इतनी प्रशिक्षित नहीं थी जितना कि इस समय काल के अंदर अंग्रेजी सेना प्रशिक्षित हो रही थी। तो ये हो गया। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो दूसरा अंग्रेज करना मराठा युद्ध है, इसकी समाप्ति के बाद क्या किया गया, देखिए जो मराठा सरदार है ना जो बचे हुए, उनके साथ क्या किया गया, संधि की गई। और इस संधि के अंदर मुख्य रूप से क्या लागू किया, जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको लागू किया गया। तो देखिए ये आप याद रखेंगे कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने सिंधियाओं के साथ में एक संधि की थी जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और इस संधि के अंदर जो है, जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसको सिंधिया पर थोप दिया गया।
उसके बाद जो भोसले हैं उनके साथ अंग्रेजों ने संधि की, देवगांव की संधि, इसके अंदर भी इनके साथ क्या किया गया, सहायक संधि। उसके बाद जो होलकर है उसके साथ क्या किया गया, देखिए उसके साथ राजपुर घाट की संधि की गई, और इसके अंदर भी अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि लागू कर दी। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि लागू करने का मतलब क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर अंग्रेजी जो शासन था वो कायम हो गया था। अब धीरे धीरे ये जो पूरा मराठा साम्राज्य है वो अंग्रेजी जो सत्ता है उसकी मुट्ठी में कैद हो रही थी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखा गया कि सभी के साथ क्या किया गया था, जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है वो की गई थी। अब सहायक संधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता था कि वहाँ पर जो सत्ता है, जो सरदार हैं, इनको अपनी सेना नहीं रखनी, इन्होंने अपनी सेना तो वहाँ पर भंग कर दी। उसके अलावा वहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सेना रख दी। तो इसमें क्या होता था कि अंग्रेज ये कहते थे कि यहाँ पर हमारी सेना होगी, अगर यहाँ पर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेजी सेना जो है वो क्या करेगी, जो बाहरी आक्रमण है उनसे आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से सहायक संधि रख दी। तो सहायक संधि के बाद क्या हुआ कि जो मराठा है उनके ऊपर काफ़ी सारा आर्थिक बोझ बढ़ गया था, उनका शोषण होने लगा। उसके अलावा उनके दरबार के अंदर जो रेजिडेंट रखा गया अंग्रेज, वो क्या करता था, उनके जो भी आंतरिक मामले होते थे उसके अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया उसने, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का परिणाम क्या निकला कि जो मराठा है वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए और मराठा शक्ति जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच गई। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब ये घटना जब ये घटित हो गई, तो इसके बाद जो मराठा है जो उनके बीच में क्या हुआ, एक बार फिर से आत्मसम्मान जागा कि ये भाई क्या हो गया, जिस शिवाजी महाराज ने इस मराठा महासंघ की स्थापना की थी, जो कि इतना शक्तिशाली महासंघ था कि भाई पूरे भारत में इसने अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ था, आज हमने ये क्या कर लिया, अंग्रेजों के साथ भाई हम उनकी कठपुतली बन गए, उनकी सहायक संधि स्वीकार कर ली, हमारा कोई भी अस्तित्व अब यहाँ पर नहीं रह गया है। तो इनके ये जागे हुए आत्मविश्वास से क्या हुआ कि ये दोबारा से देखिए ये संगठित हुए, मराठा जो है वो दोबारा से संगठित हुए। इसके अलावा देखिए एक अन्य कारण भी था कि ये उस समय काल के अंदर देखिए क्या हुआ करते थे, जो मराठा क्षेत्र था यहाँ पर पिंडारी लोग हुआ करते थे। तो पिंडारी क्या किया करते थे, पहले तो इनका काम ये था कि जब मराठा देखिए कहीं पर आक्रमण करने जाते थे तो पिंडारी क्या करते थे, मराठाओं को सहयोग दिया करते थे। तो वे देखिए उनसे जो पिंडारी है किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं लिया करते थे, फ्री सर्विस दिया करते थे। तो उसके बदले में क्या लिया करते थे कि मराठाओं ने जहाँ भी आक्रमण किया, अगर वो क्षेत्र को पराजित कर दिया गया तो पिंडारी क्या थे, वहाँ पर लूटपाट कर दिया करते थे। तो लूटपाट से जो भाई धन है वो इकट्ठा करते थे, उसी से क्या था, उनका काम चल जाया करता था। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि अंग्रेजों के साथ सभी जो मराठा सरदार उनकी सहायक संधि हो गई, किसी भी प्रकार का ये युद्ध लड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो जो अंग्रेज है वो क्या है, वो भी इन पिंडारियों से काफ़ी परेशान है। तो पिंडारियों के देखिए भूखा मरने की नौबत आ गई, तो पिंडारियों ने क्या किया, अपने ही क्षेत्र में लूटपाट करनी प्रारंभ कर दी थी। तो इससे क्या था, अंग्रेज जो है वो काफ़ी परेशान हो गए थे, और मराठा भी क्या है काफ़ी परेशान हो गए थे, इन्हीं के क्षेत्र में ही लूटपाट मची हुई है। तो ये देख रहे हैं कि भाई मराठा इस वजह से काफ़ी परेशान है, और दूसरी तरफ उनका आत्मविश्वास भी जाग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कि जो हमारे भाई पिंडारी जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया वो भी कितनी संकट की घड़ी में है, मतलब हमारा क्या हो गया। तो इस प्रकार से जागे हुए आत्मविश्वास ने क्या किया कि जो मराठा महासंघ है दोबारा से इकट्ठा हुआ, और यहाँ पर क्या किया गया, देखिए दोबारा से अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा यहाँ पर। तो बाजीराव सेकंड जो है उसने पूना की तरफ से आक्रमण किया, और दूसरी तरफ नागपुर की तरफ से कौन है, अप्पा साहब यहाँ पर सरदार है, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजों पर दोनों तरफ से दोनों दिशाओं से आक्रमण किया। लेकिन इसका भी परिणाम क्या निकला कि जो मराठा है वो पराजित हो गए पूरी तरह से। अंग्रेजों की जो शक्ति है उस समय काल तक काफ़ी बढ़ चुकी है, और देखिए जो सेना रखी जा रही है, जो अंग्रेज सेना रखी जा रही है, वो भी क्या है कि मराठाओं के लिए काम नहीं करेगी अगर युद्ध की स्थिति आती है। किसे जो सहायक संधि के दौरान जो सेना रखी गई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी किसका सहयोग देगी, अंग्रेजों का ही सहयोग देगी। तो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जैसे कि देखिए खिरकी का युद्ध लड़ा गया था, इसके अंदर भी मराठा पराजित हो गए थे। कोरेगांव का युद्ध भी इसी के दौरान ही लड़ा गया था। तो कोरेगांव जो जिसको कि हम देखिए भीमा कोरेगांव के नाम से जानते हैं,
काफ़ी बार जैसे आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है, विवादित स्थिति बनी रहती है यहाँ पर। तो जो भीमा कोरेगांव युद्ध है ये 1818 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, और जो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध है ना, इसी के दौरान ही लड़ा गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज है, तो उसकी एक सैनिकों की टुकड़ी थी जिसके अंदर क्या थे, ज़्यादातर महार समुदाय के लोग थे। तो वो उन्होंने क्या किया था कि इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था, और उन्होंने जो मराठा है उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इस युद्ध में क्या था कि जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो महार समुदाय के जो सैनिक है वो काफ़ी कम संख्या में थे, फिर भी उन्होंने जो बाजीराव सेकंड की जो बड़ी एक सेना थी उसको पराजित कर दिया था। और देखिए अनेक युद्ध भी लड़ा गया था, सालसेट का युद्ध भी लड़ा गया था, लेकिन ये जितने भी युद्ध लड़े गए, छुटपुट जो भी मुठभेड़ हुई, इन सब में क्या हुआ कि जो मराठा है ना वो पूरी तरह से पराजित हो गए थे, पूरी तरह से और बुरी तरह से पराजित हो गए थे। इस समय काल तक मराठाओं के अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति शेष नहीं है, ठीक है। तो ये युद्ध किसका परिणाम था, जैसे जो भाई दिया होता है वो बुझने से पहले एक बार फटफटाता है, तो ये भी उसी प्रकार की एक फटफटाहट थी मराठाओं की, जो ये तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो मराठा पूरी तरह से पराजित हो गए, और अंग्रेजों ने भाई क्या किया, ये जो पेशवा है ना ये पद पूरी तरह से समाप्ति कर दिया था। इसके बाद जो बाजीराव सेकंड है उसको क्या किया, उन्होंने अंतिम पेशवा घोषित कर दिया कि भाई जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे साथ ये सम्मान सूचक जो शब्द है पेशवा ये लगा रहेगा, तुम्हारे बाद कोई भी यहाँ पर नया पेशवा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से जो पेशवा है देखिए क्या हुआ, पूरी तरह से फिनिश समाप्त हो गए। इसके बाद तो जो बाजीराव है उसका क्या किया अंग्रेजों ने, उसको देखिए बिठूर एक जगह है कानपुर के समीप, ठीक है, यूपी के अंदर, वहाँ पर इसको निर्वासित कर दिया। लोकल में नहीं रखा गया क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर रहकर भाई ये दोबारा से सेना को संगठित कर सकते हैं, हमारे खिलाफ दोबारा से विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया कि जो मराठा क्षेत्र था उससे काफ़ी दूर भेज दिया, कानपुर यूपी के अंदर बिठूर नाम की जगह है, वहाँ पर इसको निर्वासित कर दिया। और खर्चे के लिए देखिए क्या किया गया, 8 लाख रुपए प्रति वर्ष बाजीराव सेकंड को देने की घोषणा की गई। तो इस प्रकार से जब तक बाजीराव सेकंड जिंदा रहा तब तक वो पेशवा रहा। इसके बाद जो पेशवा पद है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, मराठा साम्राज्य भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो बाजीराव सेकंड के बारे में बात याद रखेंगे कि जो बाजीराव सेकंड है इसका खुद का देखिए कोई पुत्र नहीं था, इसने एक बच्चे को गोद लिया हुआ था जिसका कि क्या नाम था, नाना साहब नाम था। तो नाना साहब जो है वो बाजीराव सेकंड का क्या था, दत्तक पुत्र था। और मैंने आपको ये बताया कि जब देखिए इसको पेंशन दी गई बाजीराव सेकंड को 8 लाख की, जब बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो नाना साहब है तो उसकी क्या डिमांड थी कि एक तो मुझे पेशवा माना जाए और मुझे 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये पेंशन बंद कर दी थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के अंदर जो ये नाना साहब है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कहाँ से, कानपुर से नेतृत्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने। और कारण यही था जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक तो क्या किया गया, बाजीराव द्वितीय के बाद इसकी पेंशन बंद कर दी गई थी, नाना साहब को किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी गई। तो ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, ये युद्ध जीतने के बाद जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध है, एक सतारा नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर शिवाजी का वंशज जिसका कि नाम क्या था, प्रताप सिंह, इसको यहाँ पर सम्राट घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया, ठीक है, नाम मात्र का शासक। और बाद में इसके साथ भी क्या किया गया था, सहायक संधि कर ली गई थी, या सहायक संधि पहले ही कर ली गई, बाद में ही घोषित कर दिया गया। तो ये हो गया, यानी कि अब ये डायरेक्टली ये क्षेत्र क्या था, अंग्रेजों के हाथ में था। लोगों को दिखाने के लिए बस शिवाजी का जो वंशज है प्रताप सिंह उसको बैठा दिया गया सिंहासन पर, वैसे किसके कंट्रोल में है, अंग्रेजों के कंट्रोल पर। अब देखिए ये जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध है इसका क्या परिणाम निकला कि इस युद्ध के बाद भारत के अंदर मराठा नाम की कोई शक्ति नहीं रही, मराठाओं का जो अस्तित्व है पूरी तरह से समाप्त हो गया था इस युद्ध के बाद। उसके बाद देखिए जो अंग्रेजी सत्ता है उसका संपूर्ण रूप से क्या हो गया, साम्राज्य का विस्तार हो गया था। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये बंगाल का क्षेत्र भी अंग्रेजों के कब्जे में है, यहाँ पर अवध है ये भी अंग्रेजों के कब्जे में है। उसके अलावा देखिए ये जो पूरा मराठा क्षेत्र था ये भी अंग्रेजों के कब्जे में हो गया, यहाँ पर निजाम है वो भी अंग्रेजों के कब्जे में है। उसके अलावा मैसूर जो है ये भी अंग्रेजों के कब्जे में है। तो सबके साथ क्या किया अंग्रेजों ने, यहाँ पर अंत में सहायक संधि इनको स्वीकार करवा ली गई और ये अंग्रेजी सत्ता के अधीन आ गए।
उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसके द्वारा ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ये आंग्लीय ये जो सिख युद्ध हुए थे इसके अंदर ये पंजाब का क्षेत्र, और ये पूरा भारत इस प्रकार से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। तो इस प्रकार से देखिए भारत की ये गुलामी की दास्तान थी कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा था अंग्रेज मराठा युद्ध के बारे में। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो अंग्रेज और मैसूर के संघर्ष के बारे में क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, अभी की अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।